हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल हम लिख रहे हैं, जिसमें आज हम प्रयोग संख्या 3 लिखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग संख्या 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहाँ सारा वीडियो अवेलेबल है। इसके साथ ही स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का हम अपना प्रैक्टिकल प्रयोग संख्या 3 है। इसमें हमारा उद्देश्य है दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग का अध्ययन करना। इसमें इंट्रोडक्शन देखिए। ग्रामीणों के मध्य संचार का माध्यम दृश्य श्रव्य सामग्री है। इससे संचार में सुविधाएं होती हैं, साथ ही उचित माध्यम के चुनाव से यह ग्रामीणों पर अमिट छाप भी छोड़ देती है। संदेश, तकनीकी उपकरण आदि को साधारण व्यक्ति एवं जन समुदाय को उचित माध्यम से पहुंचाने के विभिन्न यंत्र को दृश्य श्रव्य सामग्री नाम दिया जाता है। इस हेतु प्रसार कार्यकर्ता को विभिन्न सामग्रियों की उचित जानकारी का प्रयोग के तरीके का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। किसी उद्देश्य की पूर्ति कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री करती है, यह जानकारी भी वक्ता को होनी आवश्यक है। स्टूडेंट, दृश्य श्रव्य सामग्री जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री वह सामग्री होती है जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। दृश्य से तात्पर्य होता है देखना और श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है। और ये दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है, किसी भी विषय वस्तु के प्रचार करने हो, किसी भी विषय से संबंधित संचार कार्य करने हो तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दृश्य श्रव्य सामग्री की कुछ परिभाषाएं हैं, आप यहाँ देख लीजिए। जो सामग्री कक्षा में या किसी भी शिक्षण स्थिति में लिखित या मौखिक शब्दों को दृश्य बनाकर समझाने में सहायक होती है, उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। रॉबर्ट्स के अनुसार दृश्य शिक्षा एक सूचना देने की विधि है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कोई मनुष्य पढ़कर या सुनकर शब्दों के मुकाबले में वस्तु को देखकर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेता है। देखिए, कोई चीज़ आप देखें और किसी से सुने, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति को अपनी आंखों से देख कर के कोई चीज़ समझता है तो वो ज़्यादा उसको याद रहती है, ठीक है। अगर आप किसी से सुनेंगे तो वो कम याद रहती है, ठीक है। तो रॉबर्ट्स ने दृश्य श्रव्य सामग्री को परिभाषित करते हुए कहा कि दृश्य शिक्षा एक सूचना देने की विधि है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कई मनुष्य पढ़कर या सुनकर शब्दों के मुकाबले में वस्तु को देखकर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेता है। इसके बाद स्टूडेंट, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रसार शिक्षा में महत्व क्या है, ये देख लीजिए। जनसमूह के ध्यानाकर्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री सहायक होता है। सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाती है। ज्ञान प्राप्त करने एवं उसको अस्थायित्व देने में यह सहायक होती है। शिक्षा ज्ञान को विविध प्रकार से सीखने में सहायक होती है। संदेश को कम समय में जनसमूह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक है। मनोवृत्ति में परिवर्तन शीघ्रता से होता है। अशिक्षितों को शिक्षित करने का साधन है। विभिन्न मानवीय एवं अमानवीय साधनों की बचत होती है। विभिन्न भाषाओं में सिखाया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट, दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण देख लीजिए। दृश्य श्रव्य सामग्री को 3 वर्गों में बांटा गया है: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री एक प्रकार की प्रशिक्षण संबंधी योजना है जिसके द्वारा कोई संदेश केवल सुना जाता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि।
दृश्य सामग्री क्या होती है? तो दृश्य सामग्री एक प्रकार की संचार प्रक्रिया को संपन्न करने वाली सामग्री है जिसके द्वारा कोई भी संदेश देखा जाता है लेकिन सुना नहीं जाता है। इसमें व्यक्ति देखने की ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करता है, जैसे पोस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, सूचना पट्ट, ग्राफ, ये सभी क्या है? दृश्य सामग्री है। श्रव्य मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखना। सॉरी, श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनना, जिसको हम सुन करके ग्रहण करें शिक्षा। जैसे रेडियो क्या है? रेडियो में आपको चित्र दिखाई नहीं देता, आप उसको सुनते हैं, तो ये कैसी सामग्री हुई? श्रव्य सामग्री हुई, है ना। इसी तरह से दृश्य मतलब होता है देखना, जो जिसे हम देख करके शिक्षा ग्रहण कर लें उसे दृश्य सामग्री कहेंगे। जैसे आपका पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, श्यामपट्ट हो गया, सूचना पट्ट, ग्राफ, ये सभी क्या है? इनको देख करके हम सूचना ग्रहण करते हैं। तीसरा है स्टूडेंट दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य, इसका मतलब जो दिखाई भी दे, जो सुनाई भी दे, है ना। तो दृश्य श्रव्य सामग्री एक प्रकार की प्रशिक्षण संबंधी योजना है जिसके द्वारा किसी भी संदेश को सुना व देखा जा सकता है। इसमें नेत्र व कान व ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान व संदेश आदि आते हैं। अब एक एक को करके आपको पढ़ना है और एक ठो इसमें से आपको स्टूडेंट बनाना भी है, ठीक है। जो सामग्री है दृश्य श्रव्य सामग्री, एक आपको बनाना है, चाहे आप पोस्टर बना लीजिए, चाहे चार्ट बना लीजिए, चाहे तो आप कोई पफेट बना लीजिए, मतलब कठपुतली। किसी विषय वस्तु से रिलेटेड आपको एक दृश्य श्रव्य सामग्री बनाना है। तो कोई भी, जैसे आप पोस्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप चार्ट पेपर ले लीजिए और उसमें पोस्टर बनाइए किसी भी विषय वस्तु से संबंधित, चाहे आप पफेट बना लीजिए, कठपुतली बना लीजिए, ठीक है, चाहे लिफलेट, पम्पलेट, कुछ भी बना लीजिए, एक आपको बनाना है। देखिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं, पहला है आपका पोस्टर। चित्र के द्वारा किसी संदेश को दर्शकों तक पहुंचाने को पोस्टर कहते हैं। पोस्टर में क्या होता है? चित्र के माध्यम से दर्शकों तक सूचना पहुंचाई जाती है। पोस्टर के माध्यम से दर्शक शीघ्रता से संदेश समझ जाते हैं। यह विषय विशेषज्ञ की जानकारी हेतु प्रेरित करने का एक सरल, आकर्षक एवं रोचक माध्यम है। इसे अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें फिगर लगे होते हैं, ठीक है। यह बड़े रंगीन एवं आकर्षक होते हैं। इनमें शब्दों का प्रयोग न के बराबर होता है। यह काफ़ी बड़े समूह का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। इसमें मुख्यतः चित्र, शब्द, रंग एवं जगह होते हैं। जगह का तात्पर्य यहाँ रिक्त स्थान से है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए चित्र कैसे होने चाहिए। तो चित्र इस तरह बना होना चाहिए कि संदेश को एक झलक में समझा जा सके। बिना मतलब के चित्र अथवा संदेश नहीं होने चाहिए जो कि दर्शकों को उलझाए। मतलब जिससे रिलेटेड आप पोस्टर बना रहे हैं उसी से रिलेटेड फिगर ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला इंसान बहुत जल्दी से आपके द्वारा कही गई बातों को समझ सके। सेकेंड है स्टूडेंट शब्द या नारा। 4 या 5 शब्दों का नारा होना चाहिए, ज़्यादा शब्दों को यूज नहीं करना है। नारे को बड़े आकार में लिखना चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। अगला है रंग। आकर्षक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। नारे को एक रंग में लिखना चाहिए। आकर्षक बिंदु एकल रंग एवं चमकीले रंगों में होना चाहिए। अगला है जगह। सभी चित्र एवं शब्दों के लिए उचित एवं सही स्थान होने चाहिए। पोस्टर कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचने वाला ऐसा साधन है जिससे सूचनाएं शीघ्र प्राप्त होती हैं तथा जागरूकता बढ़ती है। सामान्यतः इनका आकार 50 × 75 सेंटीमीटर का होता है। 50 क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 50 सेंटीमीटर लंबा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा इसका आकार होता है। एक अच्छे पोस्टर के लिए आकर्षक एवं उद्देश्य को प्रकट करने वाला होना चाहिए। मतलब जो अच्छा पोस्टर होता है उसकी खास विशेषता क्या होनी चाहिए? आकर्षक हो, जो लोगों के ध्यान को आकर्षित करे और इसके साथ साथ जो उद्देश्य है उसको प्रकट करने वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट है लिफलेट। देखिए लिफलेट क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना। लिफलेट
के द्वारा होता है। किसी भी कार्यक्रम की नई सूचना पद्धति की जानकारी आदि के बारे में बताया जाता है। पर्चे में एक ही विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसमें एक ही पन्ने में जानकारी देनी होती, एक पन्ना होता है और उसी में जो भी जानकारी आपको देनी है वो लिखा रहता है, उसी को लिफलेट कहते हैं। बनाने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है। एक ही विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है। कम एवं सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो चित्र का उपयोग करना चाहिए। दी गई जानकारी अपने आप में संपूर्ण होनी चाहिए। संदेश स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ तक हो स्थानीय भाषा का उपयोग करना चाहिए। एक विचार को रोचक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु लेना चाहिए। कम अथवा ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी दोनों ही पढ़ने वाले को उलझा सकता है। विषय वस्तु की जानकारी अपने आप में संपूर्ण होनी चाहिए। कम एवं सरल वाक्यों में जानकारी वितरित करनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसे इस्तेमाल करना आसान होता है एवं ज़रूरत पड़ने पर इसे बार बार निकाल कर पढ़ा जा सकता है। इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपको लिफलेट बनाना है तो इसमें 1 पेज की आवश्यकता होती है और उसी 1 पेज में आप जिस विषय वस्तु से संबंधित सूचना देना चाहते हैं आप उसको उसी में लिख करके आकर्षक ढंग से लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वप्रथम विषय का परिचय देना चाहिए, तत्पश्चात विषय के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप लिफलेट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि किस विषय वस्तु से संबंधित आप लिफलेट तैयार करें, वो शीर्षक लिखेंगे। ठीक है। शब्दों का आकार उचित होना चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो, मतलब न ज़्यादा बड़ा हो न ज़्यादा छोटा हो। ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे बनाने से पूर्व विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि बिंदुओं में जानकारी दी जाए तो वह बेहतर तकनीक है। जिस विषय से संबंधित आपको जानकारी देनी है 1 2 3 4 करके आप नंबरिंग करके उसको देंगे तो लोग बहुत आसानी से आपके द्वारा कहे गए बातों को समझ सकते हैं। ठीक है। खास जानकारी के नीचे लाइन खींच देनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित हो सके। लिखाई एवं चित्र स्पष्ट होने चाहिए। उचित शीर्षक का चुनाव करने चाहिए ताकि देखते ही पढ़ने की इच्छा जागृत हो सके। प्रत्येक पठन सामग्री क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़नी चाहिए ताकि विषय आसानी से समझा जा सके। चित्र, पठन सामग्री, अक्षरों आदि में एकरूपता एवं समानता रखनी चाहिए। उचित रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा रंगों के प्रयोग से आंखों को अच्छा नहीं लगता एवं पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। स्थानीय एवं सरल भाषा का ही उपयोग होना चाहिए। अक्षरों एवं चित्रों के आकार में पूर्ण सामंजस्य भी होना चाहिए। जो आपने चित्र बनाया है, जो आपने अक्षर लिखा है, उनमें सामंजस्य होना चाहिए और ऐसा हो कि साधारण जनता उसको बहुत आसानी से समझ सके। ठीक है। ना बहुत छोटा लिखना है ना बहुत बड़ा लिखना है। आपको जिस विषय से संबंधित आपने लिफलेट तैयार करना है उसकी पहले तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फिर आप शीर्षक लिखेंगे, फिर इसके बाद आप उसके विषय में पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे और आवश्यकता के अनुसार चित्र भी लगाएंगे। ठीक है। लिफलेट के लाभ क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना, मतलब कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने में ये सहायक होता है। दूसरी बात है समस्या से संबंधित सभी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिस समस्या से संबंधित जानकारी आपको लिफलेट से देना है उतने छोटे से ही लिफलेट से सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसान होता है। ये इतना छोटा होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप इसको आराम से ले जा सकते हैं। प्रसार का प्रभावशाली माध्यम है और प्रसार कार्य के लिए ये बहुत अच्छा भी माना जाता है। ठीक है। अब लिफलेट से हानियाँ क्या हो सकती हैं ये देख लीजिए। तो अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें देखिए आपने शीर्षक लिखा है, जिस चीज़ से संबंधित आपको जानकारी देना है उसको आपने पॉइंट पॉइंट में लिखा है, परंतु जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो तो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो पढ़ तो पाएगा नहीं।
तो उसके लिए यूजफुल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो लिफलेट की हानियाँ क्या है? अशिक्षित लोगों के लिए ये उपयोगी नहीं होता है। दूसरी बात, भाषा की अस्पष्टता की समस्या होती है। बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जो कि अन्य लोगों के समझ में नहीं आती हैं, तो कभी कभी भाषा की अस्पष्टता की भी समस्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, चार्ट। चार्ट के विषय में आप देखिए, यह विचारों की श्रृंखला है। अपने शब्दों, विचारों, संदेश को कम शब्दों में समझाने का माध्यम चार्ट कहलाता है। इसमें शब्दों का इस्तेमाल चित्रों की तुलना में ज़्यादा किया जाता है। किसी भी एक विषय वस्तु को विस्तृत रूप में समझाया जाता है। किसी भी क्रिया अथवा वस्तु को जिसे कथा में नहीं लाया जा सकता एवं समझाना जरूरी होता है, तो इस प्रक्रिया से समझाया जाता है। उचित एवं सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को समझाया जा सके। ठीक है, चार्ट क्या होता है? चार्ट विचारों की श्रृंखला होती है। अपने शब्दों, अपने विचारों, संदेशों को कम शब्दों में समझाने का एक माध्यम होता है चार्ट। चार्ट बनाने का यहाँ आप तरीका देख लीजिए। आपको हमने बार बार बताया कि चाहे आप पोस्टर बनाइए, चाहे लिफलेट बनाइए, चाहे चार्ट बनाइए, चाहे पफेट बनाइए, आपको कोई एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए अच्छे से। चार्ट बनाने के तरीके देख लीजिए। इसमें शब्दों का उचित आकार एवं रंगों का प्रयोग होना चाहिए। शब्दों का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि दर्शकों को विषय वस्तु को समझने में दिक्कत ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा विषय को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। शब्दों को उभारने हेतु रंगों का प्रयोग होना चाहिए। चार्ट का पृष्ठ जो है वो हल्का होना चाहिए ताकि शब्दों को उभारने में आसानी हो। चार्ट में किसी भी तरह की डिज़ाइन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन देते ही ध्यान चार्ट से ज़्यादा डिज़ाइन पर चला जाता है। इससे क्या होता है? इंसान भ्रमित हो जाता है। ठीक है, उसका दिमाग जो है उस चित्र पे चला जाएगा, तो उसका दिमाग पट जाता है, जिससे वो अच्छे से बात को समझ नहीं पाएगा। ठीक, चित्र यदि आवश्यक हो तो एक अथवा दो चिपकाने चाहिए। इस प्रकार लगाना चाहिए कि दर्शकों को पढ़ने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। किसी भी आंकड़ों को समझाने का यह अच्छा तरीका है, क्योंकि आंकड़ों को यदि पढ़ने लगेंगे तो समझना मुश्किल होता है, जबकि चार्ट के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। किसी भी चार्ट का मुख्य बिंदु उसमें उपयोग आने वाली प्रसंग ही होता है। इसके बाद लिखेंगे आप स्टूडेंट चार्ट के प्रकार। तो चार्ट निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है पिक्टोरियल चार्ट। इस प्रकार के चार्ट में चित्रों के माध्यम से विषय को समझाया जाता है। चित्र रंगीन होना चाहिए। दूसरा होता है संगठनात्मक व्यवस्थापन चार्ट। विभिन्न विभागों की संरचना एवं ढांचे को दर्शाने हेतु दिखाए गए चार्ट को संगठनात्मक व्यवस्थापन चार्ट कहते है। फ्लोर चार्ट है नेक्स्ट। किसी पदार्थ को किस प्रकार बनाया जाता है उसको क्रमबद्ध तरीके से दर्शाना हो तो उसे फ्लोर चार्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्री चार्ट। जब किसी विषय वस्तु को पेड़ के तने, शाखा के द्वारा समझाया जाता है तब उसे ट्री चार्ट कहते हैं। जैसे वंश परंपरा समझाना हो ना, तो हम ट्री चार्ट का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है असमंजस चार्ट। पूरी विषय वस्तु को लिखकर अथवा चित्र के द्वारा समझाई जाती है। हर पद को कागज के द्वारा ढक कर रखा जाता है। जिस समय हम विषय वस्तु को समझाते हैं तब कागज को हटाते जाते हैं। आगे क्या होने वाला है इसकी उत्सुकता दर्शकों में हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट है डाटा चार्ट। किसी भी आंकड़े को पूर्ण रूप से समझाने के लिए डाटा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कठपुतली। कठपुतली के खेल द्वारा ग्रामीणों को शिक्षित किया जाता है तथा उनके ज्ञान, व्यवहार एवं कुशलता में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। कठपुतली शिक्षण के साथ ही मनोरंजन का भी
अति महत्वपूर्ण साधन है। पहले कठपुतली के द्वारा केवल धार्मिक एवं ऐतिहासिक गाथाएं ही प्रस्तुत की जाती थी, परंतु आज इसका काफ़ी प्रचार हुआ है। आज कठपुतली खेल द्वारा अनेक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज इत्यादि का पर्दाफाश किया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कठपुतलियों के माध्यम से परिवार नियोजन के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। कठपुतली आप जानते ही हैं, कठपुतली बना करके और उससे जो है आप अपने संचार कार्य आसानी से कर सकते हैं। कठपुतली के प्रकार देख लीजिए स्टूडेंट। कठपुतली के कई प्रकार होते हैं। पहला है हाथ से चलने वाली कठपुतली, धागे से चलने वाली कठपुतली, छड़ से चलने वाली कठपुतली, छाया कठपुतली और पेपर मैशी कठपुतली। इस कठपुतली का लाभ क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। कठपुतली खेल से निम्नलिखित लाभ होते हैं। कठपुतली का खेल कम खर्चीला होता है। ग्रामीण लोग कठपुतली बनाकर बेच सकते हैं तथा धन भी कमा सकते हैं। कठपुतली के खेल में स्थानीय भाषा बोली जाती है। शब्दों लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। परिणामतः श्रोताओं को समझने में आसानी होती है। कठपुतली का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। गीत, संगीत, प्रकाश व्यवस्था आदि के माध्यम से सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी जा सकती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नाटक। आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में स्टूडेंट नुक्कड़ नाटक ही लिखने हैं, ठीक है। तो नाटक क्या होता है यहाँ आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको नुक्कड़ नाटक ही लिखने हैं। जन शिक्षण का एक अति महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य साधन है नाटक। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादी परंपराओं को दूर किया जा सकता है। प्रसार कार्यकर्ता विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर नाटक का आयोजन कर सकता है। जिस गांव में नाटक किया जाना है उस गांव के मुखिया, प्रधान, सरपंच, स्थानीय नेताओं आदि से मिलकर नाटक के बारे में विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। गांव के प्रगतिशील युवकों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। इसमें ग्रामीण जीवन के चरित्र को निभाने के लिए ग्रामीणों को ही भागीदारी होनी चाहिए। नाटक का विषय ऐसा होना चाहिए जो सबकी रुचि का हो। नाटक का विषय वस्तु देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो जैसे पर्दा प्रथा पे हो, बाल शिक्षा पे, कुपोषण, बाल विवाह, लड़का लड़की में भेदभाव, है ना, युवा महिला एवं कृषि मंडल, बुरी लतों को छुड़ाने हेतु, मृत्यु भोजन को रोकने हेतु, परिवार कल्याण, संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार का विघटन रोकने हेतु, धार्मिक ऐतिहासिक गाथाओं पर नाटक, इन सभी विषय वस्तु पर आधारित नाटक किया जा सकता है। इसके बाद लाभ है स्टूडेंट। नाटक द्वारा लोगों की रुचि को जागृत करके उनमें व्याप्त अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादी परंपराओं को दूर किया जा सकता है। गांव वाले नाटक देखते हैं, नाटक का गहरा प्रभाव उनके दिल दिमाग पर पड़ता है, अतः वे अपनी आदतों को सुधारकर व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीणों को भी नाटक में भाग लेने का अवसर मिलता है, अतः उनमें आत्मविश्वास आता है, वे उत्साहित भी होते हैं। इसके बाद है मनोरंजन के साथ ही शिक्षण कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप थोड़ा सा निष्कर्ष लिखेंगे कि उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके सामान्य जनता को विषय वस्तु से संबंधित जानकारी आसानी से दी जा सकती है और वे उसे अपनी भाषा में आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा प्रसार कार्य बहुत सरलता से हो सकता है। प्रसार कार्य जो हम कर रहे हैं वो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से हो सकता है, जिससे कि ग्रामीण जनों का विकास हो सकता है, जिससे ग्रामीण जनों का जो जीविकोपार्जन है वो अच्छे ढंग से हो सकता है, उनका विकास होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसी तरह से जैसे हम किसी लघु उद्योग के विषय में उन्हें बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी जब हम दृश्य सब सामग्री का यूज करके उनको बताते हैं तो बहुत ही आसानी से उसको सुनते हैं, समझते हैं और फिर
इसका उपयोग कर अपने जीवन में लाभ भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हमारा प्रयोग संख्या 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नुक्कड़ नाटक के विषय में बताएंगे, जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। आपको एक नुक्कड़ नाटक तैयार भी करने हैं और उसको लिखने भी हैं, और फाइनल प्रैक्टिकल में आपसे नुक्कड़ नाटक कराए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नुक्कड़ नाटक बताएंगे और आपको तैयार भी करने हैं इन फाइल और इन आपको वैसे ही तैयार करने हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आप क्लास में जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा तो उस समय वाइवा के टाइम भी आप उस नुक्कड़ नाटक को करके दिखा सकें, समझा सकें। ठीक है, तो आप अपना फाइल कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।